नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मतलब निकल गया है तो खुद भी निकल रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन मेरी फैमिली है और मैं उनकी लाइफ खराब नहीं कर सकता। तो मैं कब उनकी लाइफ पर बुरी नजर डाल रही हूँ? मेरी खुद की भी एक लाइफ है। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मेरे करियर में मेरी हेल्प करोगे। मैं ट्राई कर रहा हूँ ना। लेकिन कुछ हुआ तो नहीं है ना? रत्ती भर भी प्रोग्रेस नहीं हुई है। समझा करो, हर चीज में वक्त लगता है। मुझे इस वक्त 1 लाख रुपए की जरूरत है। मुझे ब्लैकमेल कर रही हो तुम? सिर्फ अपनी जरूरतें बता रही हूँ। जब जब तुम्हें सेक्स की जरूरत थी तुमने मेरा इस्तेमाल किया ना। अब तुम ही तय कर लो, ये ब्लैकमेल है या मेरी मजबूरी। बेवफाई के पर्दों के पीछे कई अफेयर्स पनपते हैं। किसी के लिए ये प्यार होता है तो किसी के लिए वासना, और किसी के लिए एक सौदा। रिश्तों की कीमत जब पैसों से तोलने की बात निकलती है तो ये एक दस्तक होती है कि अब अफेयर वाली गाड़ी ब्लैकमेल की पटरी पर चढ़ रही है। सन 2009, नई दिल्ली। तुम एक कॉलेज स्टूडेंट हो, इसीलिए मैंने कमरा किराए पे दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खेरा यहाँ आता रहेगा। मैम, वो लड़के मेरे फ्रेंड्स हैं और आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरी एंट्रेंस अलग है, तो आप इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रही है? नुसरत, लड़के तुम ले आती हो और बदनाम मेरी फैमिली होती है। हेलो, साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहती है? यही कि सारा मोहल्ला ये समझता है कि तुम प्रोस्टिट्यूट हो, धंधा करती हो। गौरव, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? अरे तेल लेने की लैंग्वेज। माँ, इसको अभी कभी आउट कर दो यहाँ से। एक्सक्यूज मी, 11 महीने का एडवांस किराया दिया मैंने। आप लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, और वैसे भी अचानक मैं कहाँ जाऊंगी? भाड़ में जाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ, इसका 11 महीने का एडवांस दे दो। नुसरत, पैसे लो और फुट लो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को फोन करूंगा। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना। क्यों, डर गई? नहीं, क्योंकि पुलिस को फोन मैं करूंगी। हेलो पुलिस। रवि, चाणक्यपुरी में फौरन 2 पीसीआर रवाना करो, डिले मत करना। एक भिजवा दिए सर, 2 और भेज देते। सर पीसीआर से कॉल है। कोई नुसरत नाम की लड़की ने फोन किया था, कह रही थी कि उसकी मकान मालकिन उसे हरास कर रही है। सर रवि, जरा जाकर देखो, कुछ घरेलू मामला होगा। श्योर सर। किसी नुसरत ने फोन किया था? जी, मैं ही नुसरत हूँ, आइए। सर, जो लड़के आते हैं वो मेरे क्लासमेट्स हैं। वो कॉलेज के असाइनमेंट्स लेकर आते हैं सर। अच्छा, तो रात भर चलते हैं इनके कॉलेज के असाइनमेंट्स। सर, ये मेरा घर है और मैंने इसे साफ साफ कहा था कि लड़के इसके रूम में कभी भी अलाउड नहीं है। आपने बॉयफ्रेंड्स कहा था, और वो मेरे बॉयफ्रेंड्स नहीं है, फ्रेंड्स है बस। सर, वो मेरे फ्रेंड्स हैं who happen to be male। सर, इन्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, क्योंकि मेरे रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेरी रूम की एंट्रेंस अलग है। कौन से कॉलेज में आप? सर, इंजीनियरिंग कॉलेज मुनका। सर, मैं एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। सर, इसके कारण मेरी फैमिली बदनाम हो रही है। इसको आज ही हमारा घर छोड़ना होगा। कॉलेज में हॉस्टल है? जी, लेकिन हॉस्टल में रूम्स खाली नहीं है सर, इसलिए तो मैं यहाँ रह रही हूँ। सर, मैंने इन्हें 11 महीने का एडवांस भी दे दिया है, तो फिर ये लोग मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं सर? सर, मेरे पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, और ऊपर से एग्जाम्स और सबमिशन सब सर पर है। मिस्टर सूरज, बीना जी, एक चांस और दीजिए लड़की को। स्टूडेंट है। और तुम नुसरत, आज से सारे असाइनमेंट कॉलेज में पूरे करोगी। इतने अच्छे मकान मालिक किस्मत वालों को ही मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू आप इन्हें कहिए, अगर ये आपको रहने देते हैं तो। क्यों मिस्टर सूरज? ठीक है सर, लेकिन ये लास्ट चांस है नुसरत। चलिए। फोकस करो पढ़ाई पर, समझी? ओके सर, फोकस करूंगी सिर्फ पढ़ाई पर। देखो, पुलिस के कहने पर तुम्हें नोटिस नहीं दी थी मैंने, और ना ही तुमसे एग्रीमेंट बढ़ाने की बात हुई थी कोई मेरी। लेकिन मैं ऐसे बैग्स पैक करके कहाँ जाऊंगी? दूसरा घर ढूंढने में वक्त तो लगेगा ही। बी रीजनेबल। 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन के बाद तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ।
लेकिन 2 दिन बहुत कम है। 2 दिन बाद हमारे नए किराएदार आ रहे हैं। हेलो विजय, मेरे लैंडलॉर्ड अभी मुझे घर से निकाल रहे हैं। हाँ तो निकल जाओ ना। रहना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन इतनी रात गए मैं अकेले कैसे जाऊंगी। देखो मुझे पिडागरी जाना है एक फ्रेंड के घर, मुझे ड्रॉप कर दोगे? देखो नुसरत, सुबह तक रुक जाओ, मैं सुबह तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अभी नहीं, अभी कुछ ठीक नहीं लगता। लेकिन सुबह जरूर आओगे ना? हाँ, गुड नाइट। चलो विजय। चलो फाइनली तुम जा रही हो, दिल से अच्छा लग रहा है। मुझे भी कुछ खास बुरा नहीं लग रहा है आप लोगों को छोड़कर जाने में। सिर्फ एक बैग लेकर जा रही हो, कहीं लौटने का इरादा है तो अभी भूल जाओ। जी नहीं, कल मैं 1 घंटे के लिए लौटूंगी अपना बाकी का सामान लेने के लिए, और आपकी चाबी आपको रिटर्न कर दूंगी। ओके, चलो विजय। तीन दिन पहले वो यहाँ से एक लड़के के साथ गई थी, उसके बाद हमने नहीं देखा। हाँ, जाते हुए हमसे ये बोल कर गई थी कि अपना सामान लेने वापस आएगी। तब से हम भी इंतजार कर रहे हैं उसका। पिछले 3 दिन से उसका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ है। तो भाग गई होगी किसी लड़के वड़के के साथ। और वैसे भी कितने सारे लोग उसे यहाँ मिलने आते थे। और मैडम जरा सोच समझ कर बात कीजिए। कुछ दिन पहले ही बात हुई है उससे मेरी, बहुत परेशान थी वो आप लोगों से। तो इसमें नया क्या है? वो हमेशा सबके पास हमारी शिकायत करके अपना दुखड़ा रोती थी। शिकायत तो मैं करूंगा पुलिस से, और रोगे आप लोग। छोटी बहन है मेरी नुसरत, हम बेतिया बिहार को बिलोंग करते हैं। आखिरी बार कब बात हुई आपकी? सर यही कोई 5 दिन पहले। उसको मकान मालिक बहुत परेशान कर रहे थे, रो रही थी फोन पे, और पिछले 3 दिन से तो उसका फोन कंटिन्यू स्विच ऑफ जा रहा है। सर मुझे लगता है ये वही लड़की है सर, जिसके यहाँ रवि सर जाकर कंप्रोमाइज करवाए थे नांगलो एरिया में। सर मकान मालिक से बात हुई आपकी? उसका क्या कहना है? कह रहे थे कि 6 सितंबर को तुम्हारी बहन किसी लड़के के साथ भाग गई। जी हाँ, बिल्कुल सच है। वो 6 सितंबर को यहाँ से गई थी, फिर वापस नहीं लौटी। वो खुद गई या आपने उसे इस घर से निकाल दिया सूरज साहब? नहीं साहब, उसका लीज खत्म हो गया और मैंने कमरा दूसरी पार्टी को दे दिया। फिर घर से निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा घर है, और वैसे भी उसका एग्रीमेंट 8 सितंबर तक ही था। किसके साथ गई? ये तो मैं नहीं जानता सर, और वैसे भी मैं उसके किसी बॉयफ्रेंड को नहीं जानता। सर ये झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि आप उसे पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं उससे हमेशा 1 मील की दूरी रखता था। अब साहब, पुलिस वालों से पंगा कौन ले सकता है? क्या मतलब है आपका? साहब आप तो जैसे जानते नहीं, बहुत क्लोज दोस्ती थी उसकी आपके सब इंस्पेक्टर के साथ। कौन सा सब इंस्पेक्टर? वही साहब जिसको उसने पहली बार फोन करके यहाँ बुलाया था, जो यहाँ आया था और जिसने हमें मजबूर किया था कि हम नुसरत को यहाँ रखें। मिस्टर सूरज, बीना जी, एक चांस और दीजिए लड़की को। स्टूडेंट है, और तुम नुसरत आज से सारे असाइनमेंट कॉलेज में पूरे करोगी। ओके सर, थैंक यू। साहब वैसे जिस लड़के के साथ वो बाइक पर गई थी, उस बाइक का नंबर मैंने याद कर लिया था। सिल्वर कलर की बाइक थी, नंबर था DL05RJ9087। गुड मॉर्निंग सर। हे रवि, गुड मॉर्निंग। बैठो। थैंक यू सर। और क्या हाल चाल? बस सर, कैसी चल रही है तुम्हारी क्राइम ब्रांच? वही भाग दौड़ है सर। अभी अभी केरला से लौटा हूँ, एक सॉलिड फ्रॉड का केस था। वैसे आप बताइए कैसे याद किया सर? नुसरत? कौन नुसरत सर? अरे वो मुंडका वाली जिसका मकान मालिक उसे तंग करा था, वो लड़की स्टूडेंट। ओ करेक्ट, वो कॉलेज स्टूडेंट सर। सेम गर्ल। क्या हुआ सर उसे? वही तो पता लगाना है। 3 दिन से लापता। बेचारा उसका भाई बिहार से ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुँचा। अच्छा, उसका मकान मालिक बता रहा था, क्या नाम है उसका? सूरज जी। वो लड़की शायद तुम्हारे कुछ टच वच में थी? कोई टच वच में नहीं थी सर। एक बेसहारा कॉलेज स्टूडेंट थी, तो मैंने दिलासा दिया था कि अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े तो फ़ोन करना, डरना नहीं। एनीवेज रवि यार, चूंकि तुम उस लड़की को अच्छी तरह से जानते हो,
तो मैंने डीसीपी से रिक्वेस्ट किया है कि तुम्हें इस केस में ट्रांसफर कर दें। ज़रूर सर। तो बस फिर लग जाओ। श्योर सर। सर वो सिल्वर कलर की बाइक का नंबर हमने आरटीओ को दे दिया है, वो बहुत जल्द हमें बताएंगे सर। और फ़ोन रिकॉर्ड्स? हाँ वो आ गए हैं सर। 5 सितंबर को नुसरत ने इस नंबर को 2 बार डायल किया है। जरा पता लगाओ किसका नंबर है। जी सर। सर ये तो रवि सर का नंबर है। यह कोई आम केस नहीं था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान शक की सुई एक पुलिस ऑफिसर की तरफ इशारा कर रही थी। नुसरत ने गायब होने के पहले वाली रात को पीएसआई रवि को 2 बार फोन किया था। सवाल था क्यों? सही मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है जो मैंने उस लड़की को दिया था। फोन घर पर ही था और मैं पिछले 1 हफ्ते से केरला में हूं। हो सकता है कि कोई परेशानी रही हो, शायद इसलिए फोन किया हो। रवि, दोनों बार कॉल रिसीव हुई और बात हुई। हो सकता है तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे घर पर किसी ने नंबर उठाया। पता नहीं सर, मगर हो सकता है कि मिसेज ने या लड़के ने फोन उठा लिया। मैं चेक करके आपको फौरन बता दूं। श्योर। फोन तो आप लेकर गए थे ना? नहीं पुष्पा, ये फोन यहीं ड्रॉर में था। अगर फोन रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि उस लड़की नुसरत और इस फोन के बीच में बात हुई है। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप फोन ड्रॉर में छोड़कर गए थे। सुनील, तूने उठाया था फोन? बात की थी नुसरत से? नो डैड, मैं क्यों बात करने लगा किसी नुसरत से? फिर किसने बात की होगी? कैसे हो सकता है? सर वो मोटरसाइकिल ट्रेस हो गई है सर। किसके? एक डॉक्टर है सर, डॉक्टर विजय, बाकरवाला में उसका क्लिनिक है सर। हाँ, मैंने ही पिकअप किया था नुसरत को 6 सितंबर को। और कहाँ ले गए उसे? वहीं जहाँ वो जाना चाहती थी, अपने किसी दोस्त के यहाँ पीड़ागढ़ी में। पीड़ागढ़ी में कहाँ? ऑटो स्टैंड पर। बस बस विजय, यहीं रोक दो। मैं यहीं से चले जाऊंगी, पास में ही है। श्योर? हाँ श्योर, थैंक यू। ओके, बाय। उसके बाद वो कहाँ गई ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूँ। क्या जानते सर? यही कि तुम झूठ बोल रहे हो। नुसरत के फोन की आखिरी लोकेशन बाकरवाला थी। एंड आई थिंक आपका ये क्लिनिक भी बाकरवाला में है, राइट? अब सीधे सीधे ये बताओ कि नुसरत को कैसे जानते थे और पीड़ागढ़ी क्यों लेके गए? सर मैं उस नुसरत को नहीं जानता सर। वो तो उसने फ़ोन किया और मदद मांगी, मैं चला गया। जानते नहीं थे तो उसने तुम्हें फ़ोन क्यों किया? दरअसल उसने मेरे फूफा जी के सेल पे कॉल किया था, मैंने तो उसे फ़ोन रिसीव किया। कौन है तुम्हारे फूफा जी? सर वो पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर रवि शुक्ला। एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन की सुई पुलिस ऑफिसर रवि शुक्ला की तरफ इशारा करने लगी। नुसरत को गायब हुए अब 4 दिन हो चुके थे। बिहार के बेतिया कस्बे में उसका परिवार बीतते लम्हे के साथ मायूसी के दलदल में धंसता जा रहा था। अब्बू, पुलिस ढूंढ रही है नुसरत को। बेटा तुझे आना ही नहीं चाहिए था, वहीं रुक जाता तू। अम्मी, अब पुलिस वालों को जो जानकारी चाहिए थी मैंने दे दी ना। अब उसके बाद वहां रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। और फिर मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर थे कॉलेज में। मैं दिल्ली चला जाता हूँ, ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। अब्बू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं परसों लौट रहा हूँ ना दिल्ली। बस ये 2 दिन के लेक्चर्स हो जाए। नुसरत को दिल्ली भेजना नहीं चाहिए था, लेकिन उसकी जिद विद कुछ नहीं, सब आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ा है उसे, जिसकी वजह से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। अब्बू, अम्मी, अब इसमें दिल्ली का क्या कसूर और हमारी नुसरत का क्या कसूर? वो तो पढ़ाई में इतनी ब्राइट थी कि मैंने उसे हमेशा एनकरेज किया कि बढ़िया पढ़ो, आगे बढ़ो, कुछ करके दिखाओ। नुसरत का स्कूल परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा था और उसी के बेसिस पर उसे मुंडका नांगलोई में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिला मिल गया था। यहां से पास होने के बाद उसका बहुत बढ़िया करियर शुरू होने जा रहा था। लेकिन नुसरत गायब थी और पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला था।
सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा भतीजा विजय नुसरत को पिक करने क्यों गया था। रवि, तुम्हारा भतीजा तो इस बात पे अड़ा हुआ है कि उसने नुसरत को पीरागढ़ी के रिक्शा स्टैंड पे ड्रॉप किया था, जबकि नुसरत के सेल फोन के रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि उसके सेल की लास्ट कॉल की लोकेशन बाकरवाला थी। रवि, कुछ सीरियस गड़बड़ है। सब पता नहीं है विजय क्या छुपा रहा है, या शायद तुम कुछ छुपा रहे हो। रवि, हद हो गई यार। रवि, कुछ तो बोलो, क्या माजरा है नुसरत का? रवि, मैंने स्टेटमेंट फाइल करनी है, कुछ बोलो। तुम इस तरह चुप रहोगे तो आरोपी साबित हो गए, ये बात तुम जानते हो। पिछले 8 महीनों में तुम्हारे और नुसरत के बीच में इतनी फोन कॉल्स हुई हैं, इतनी फोन कॉल्स कि कोई नहीं कहेगा ये फोन कॉल्स ऑफिशियल कारणों की वजह से। सर मैंने नुसरत से कहा था कि अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो फ़ोन करें। हाँ, तो तुमने उसको अपना पर्सनल फ़ोन नंबर दिया? जी दिया। और वो कॉल करती रही? करती रही सर। फिर नुसरत, मैं दिन ब दिन तुम्हारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ, ये सही नहीं है। अब सही क्या है गलत क्या है ये सब मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि पहली मुलाकात से ही मैं आपको चाहने लगी थी, जब से आपने मुझे आपका नंबर दिया था। पर नंबर तो मैंने मदद के लिए दिया था ना। हाँ, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आई लव यू रवि, हेल्प मी प्लीज़। नुसरत, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, मैं शादीशुदा हूँ। ये सब करते हुए मुझे गिल्टी फील हो रहा है, राइट? राइट। देखिए, आपको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपकी फैमिली लाइफ ख़राब नहीं करना चाहती, और ना ही मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप मुझसे शादी कीजिए। तुम चाहती क्या हो नुसरत? आपको चाहती हूँ। रवि, तुमने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हदें पार की। जी सर, लेकिन जब तक मुझे अपनी गलती पूरी तरह महसूस होने लगी बहुत देर हो चुकी थी। मैं पूरी तरह नुसरत के प्यार में खो चुका था। सर ये रहे रवि सर के फ़ोन रिकॉर्ड्स, इनके लड़के सुनील के फ़ोन रिकॉर्ड्स और इनकी पत्नी पुष्पा जी के फ़ोन रिकॉर्ड्स। सर ये क्या जाती है सर? मेरी वाइफ का नुसरत से क्या लेना देना? लेना देना है रवि, तुम खुद एक पुलिस ऑफिसर और अच्छी तरह से जानते हो पुलिस जो भी करती है उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। हर चीज़ का दूसरी चीज़ से लेना देना होता है। नाउ कम ऑन, मुझे सच चाहिए, तुम्हारे मुंह से सच। कैसा सच सर? नुसरत के मकान मालिक ने हमें बताया कि तुम्हारी पत्नी और बेटा अक्सर उसे मिलने आते थे, सच है? सर 6 सितंबर के दिन डॉक्टर विजय, पुष्पा जी और सुनील के सेलफोन के लोकेशन एक ही जगह के हैं सर। कहाँ के? भद्रा रेलवे लाइन, जयपुर राजस्थान से 20 किलोमीटर दूर से। 7 सितंबर को हमें एक कॉल आई थी सर कि भद्रा रेलवे लाइन के पास एक नाले में एक लाश पड़ी हुई है। बॉडी की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकी सर, क्योंकि चेहरा बहुत बिगाड़ दिया गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला सर विक्टिम की मौत गला घोटने से हुई है। उसके बाद उसका चेहरा किसी भारी चीज़ से बिगाड़ दिया गया। वो भारी चीज़ जो भी थी बॉडी के पास नहीं मिली है। लाश के पास कुछ सामान वगैरह होगा, वो अभी भी आपकी हिरासत में है? जी सर, वो अभी भी हमारे पास है। लाश 4 दिन हमने वेट किया सर, फिर जब बहुत ज़्यादा सड़ने लगी तो बॉडी दफना दी हमने। आपको कैसे पता चला कि लड़की मुसलमान या ईसाई है? उसके गले में एक तावीज़ मिली है सर, वो तावीज़ इस्लामिक थी। जी सर, ये ताबीज़ तो मैं नुसरत के लिए अजमेर शरीफ से लाया था। खास तेरे लिए लाया हूँ अजमेर शरीफ से। अब खूब मन लगा के पढ़ना। बिल्कुल भाईजान, खूब मन लगा के पढ़ूंगी। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, कहीं भटक तो नहीं जाएगी ना मेरी ये स्कॉलर बहन? डोंट वरी भाईजान, आपकी ये स्कॉलर बहन बिल्कुल नहीं भटकेगी।
ये कपड़े नुसरत के हैं? लगते तो उसी के ही हैं। जी हाँ, जब लास्ट टाइम नुसरत यहाँ से निकली थी तो उसने यही कपड़े पहने थे। विजय सच बता, तूने नुसरत को मार डाला या फिर वो गलती से मर गई? गलती तो आपसे हुई है फूफा जी। गलती नहीं बल्कि गुनाह हुआ है आपसे। शादीशुदा होने के बावजूद आप अपने से 20 साल छोटी लड़की से अफेयर कर बैठे थे। बेचारी बुआ कैसे तड़प रही थी, मुझसे उनकी हालत देखी नहीं गई। इश्क के आगोश में पुलिस इंस्पेक्टर रवि ने नुसरत को चांद सितारे तोड़ लाने के वादे किए थे। असलियत में अगर वो कुछ तोड़ रहा था तो वो सिर्फ दिल था, अपनी पत्नी का और अपनी प्रेमिका नुसरत का। नुसरत, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तुम्हारे करियर की फिक्र नहीं? अगर होती तो अब तक आपने मुझे पुलिस में नौकरी दिलवा दी होती। 16 फॉर्म्स भरे मैंने, इतने सारे इंटरव्यूज दिए, अब तक मुझे एक कॉल नहीं आया। क्यों? ये सब मेरे हाथ में है क्या? नहीं, आपके हाथ में तो सिर्फ मैं ही हूं ना, एक खिलौना। गलत बात नुसरत, मैं ही जानता हूँ कि कितनी कोशिशें की हैं मैंने तुम्हारी इस नौकरी के लिए। आप तो कितने बड़े बड़े लोगों को जानते हो, डीसीपी लेवल के, एसपी लेवल के, लेकिन आज तक आपने किसी से भी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। हालांकि आप ही ने मुझे कहा था कि किसी बड़े ऑफिसर से बात करके मुझे नौकरी दिलवाएंगे। ये सब इतना आसान नहीं है नुसरत। तो फिर आसान क्या है आपके लिए? वादे करना या फिर चुटकी बजा के मुझे हाजिर करना अपनी अय्याशी के लिए? और इन सब के लिए रिटर्न में मुझे क्या मिला है? नुसरत, मैंने प्यार किया है तुमसे, कोई सौदा नहीं किया। प्यार? आपका प्यार तो सिर्फ बिस्तर पे ही झलकता है। असली प्यार करने वाले तो कुर्बानियां देते हैं। क्या मतलब? मतलब प्यार करने वाले अपने लवर के लिए बहुत कुछ करते हैं। बिस्तर के बाहर थोड़ा सा वक्त और थोड़े पैसे खर्च करते हैं। पैसे? हाँ, पैसे। मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। नुसरत, ये ज्यादती हो रही है। बिल्कुल हो रही है, लेकिन आपसे। और इसकी एक छोटी सी कीमत तो अदा करनी होगी आपको, नहीं तो मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि आपकी असलियत क्या है। आपकी फैमिली और पुलिस वाले दोनों को जवाब देना होगा आपको। ये 65,000 कैश और 35,000 का चेक। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मैं इस तरह से ब्लैकमेल होऊंगा। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने आप को इस तरह एक्सप्लॉइट होने दूंगी। खैर, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। डिट्टो रवि, मुझे भी। फूफा जी को हमेशा लगता था कि बुआ जी को कुछ नहीं पता, पर सच्चाई छुपाई नहीं छुपती। पुष्पा, तुम मुझ पे फालतू में शक कर रही हो। आखिर आप मुझे बताते क्यों नहीं है कि नुसरत है कौन और क्या रिश्ता है आपका उसके साथ? मेरा किसी नुसरत के साथ कोई रिश्ता नहीं है। 35,000 का तो है ना? नुसरत की असलियत पहचानने में मुझे जरा सी भी देर नहीं लगी। आखिर मैं एक पुलिस वाले की पत्नी जो हूं, मुझे वो चेक चाहिए, वापस करो। वो पैसे मेरे हैं जो तुमने मेरे पति को ब्लैकमेल करके ऐंठे हैं। तुम्हारे पति ने मेरा इस्तेमाल किया है, फ्रॉड किया है, झांसा दिया है उससे मुझे, जिसकी कीमत तुम 35,000 चार्ज करती हो। दूसरे मर्दों से भी इतना ही लेती हो। देखिए, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? तुम एक पुलिस वाले का घर तबाह कर रही हो और पुलिस से ही मदद मांगोगी? कितनी बार कह चुका हूं तुमसे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं बस फंसता चला गया इस चक्कर में। दूध पीती बच्ची को फंसाने के लिए? अरे कुछ तो शर्म की होती।
17 साल का बेटा है आपका, क्या सोचेगा वो आपके बारे में? थैंक्स। तुम्हारी वाइफ जबरदस्ती मुझसे वो चेक लेकर चली गई थी। मैं पुलिस के पास जाने ही वाली थी। सुनो नुसरत, तुम्हें 1 लाख रुपया चाहिए था, वो तुम्हें मिल गया। अब इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। 8 महीने, और इन 8 महीनों में लगभग हर दूसरे दिन तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मजे लूटे, और अब पल्ला झाड़ के चल दिए। नुसरत प्लीज, मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी फैमिली की लाइफ और बर्बाद नहीं कर सकता। और मेरी लाइफ जो तुमने शुरू होने से पहले ही खराब कर दी, उसका क्या? अब मैं इस बेकार लाइफ का क्या करूं? सर, मैं जान गया था कि मैं एक चक्रव्यूह में फंस गया हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ से ट्रांसफर मांगा था। और फिर मुझे लगा कि एक बार यहाँ से ट्रांसफर हो गया तो सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अभी एक बार बात तो की होती, कोई ना कोई हल निकाल लेते। 1 महीने से मेरा उसके साथ कोई कांटेक्ट भी नहीं था। फिर उस रात उसने मुझे फ़ोन क्यों किया, इसका कोई आइडिया नहीं सर। सिर्फ नुसरत ही बता सकती थी कि उसने उस रात सब इंस्पेक्टर रवि शुक्ला को फोन क्यों किया था। शायद वो किसी मुसीबत में फंस गई थी और उसके पास मदद के लिए और कोई नहीं था। शायद वो उन्हें मिस कर रही थी, दोबारा से रिश्ता कायम करना चाह रही थी। इन सारे सवालों के जवाब नुसरत के साथ दफन हो चुके हैं। देखो, 2 दिन है तुम्हारे पास। अगर 2 दिन के बाद तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। लेकिन 2 दिन बहुत कम है। वैसे तो पूरा साल कम पड़ गया तुम्हें। मैं कुछ नहीं जानता। 2 दिन बाद मेरे नए किराएदार आ रहे हैं। मेरी बात को सीरियसली लो, मैं तमाशा नहीं चाहता। हेलो, क्या मैं रवि जी से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? नुसरत। रवि जी तो यहाँ नहीं है, वो केरला गए हुए हैं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं उनका भतीजा विजय। मुझे पता है कि वो केरला वाली बात झूठ है और वो वही है, और जो भी वो कर रहे हैं ना, वो अच्छा नहीं कर रहे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कह दिया ना, फूफा जी यहाँ नहीं है, बस। देखिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे हेल्प चाहिए प्लीज। नुसरत, मैं पुष्पा बोल रही हूँ। और सुनो, अब तुम्हारी ये ड्रामेबाजी है ना, बंद कर दो। रवि अब तुम्हारा मुंह तक नहीं देखेंगे। आइंदा फोन करने की कोशिश भी मत करना, समझी? हेलो। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। नागिन बनकर फन उठाती रहेगी और कांटा बनकर चुभती रहेगी जिंदगी भर। विजय, फोन उठा उसका। उसे मदद चाहिए ना, करते हैं हम उसकी मदद। हेलो विजय, मेरे लैंडलॉर्ड अभी मुझे घर से निकाल रहे हैं। तो निकल जाओ। रहना तो मैं भी नहीं चाहती, लेकिन इतनी रात गए मैं अकेले कैसे जाऊंगी? देखो, मुझे पिडागरी जाना है अपने एक फ्रेंड के घर। मुझे ड्रॉप कर दोगे? अभी? कोई प्रॉब्लम है? देखो नुसरत, सुबह तक रुक जाओ, मैं सुबह तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अभी इस वक्त कुछ ठीक नहीं लगता। ठीक है, लेकिन सुबह जरूर आओगे ना? पक्का। गुड नाइट। विजय को नुसरत के पास भेजने का प्लान मेरा ही था। चलो विजय। मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट करने का बहाना बनाया और उसे अपनी क्लिनिक लेकर गया। विजय, सच सच बताओ, रवि जी केरला वेरला नहीं गए राइट? वो गए हैं केरला। मेरी जेन्युइन प्रॉब्लम है, और अगर वो यहाँ होते ना तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं लेती, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो मेरी हेल्प जरूर करते। हाँ हाँ, ज़रूर करते। वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है राइट? वो बिल्कुल ठीक है, केरला गए हुए हैं। 50 बार कह चुका हूँ तुम्हें। तो 1 महीने से उन्होंने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। और देखोगे भी नहीं। मैंने उसे का ओवरडोज इंजेक्ट कर दिया और प्लान के मुताबिक बुआ जी को फ़ोन किया था। बेहोश नुसरत को हम लोग बुआ जी की कार में राजस्थान ले गए।
ध्यान में नहीं आनी चाहिए। सारी आइडेंटिफिकेशन वाली चीजें निकाल दो, चेहरा बिगाड़ दो इसका। विजय, इस पत्थर को यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, गाड़ी में रख लो इसे। पहले इस लाश को ठिकाने लगाते हैं, चलो। एक पुलिस वाला होने के नाते तुम्हें अपनी लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए थी रवि। एक बार फिसला सर, और जब फिसला तो फिर उठ ही नहीं पाया। मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारी इतनी होनहार होशियार बेटी ब्लैकमेल कैसे कर सकती है किसी को? इतने सारे पैसों का वो करने वाली क्या थी? शहर की हवा जाने क्या क्या सिखा देती है हमारे बच्चों को, और उसके बाद उन्हें हमसे हमेशा के लिए छीन लेती है, हमेशा के लिए। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ये छोटा सा लड़का काम और खेल के बीच की लकीर को ठीक से जानता तक नहीं है। उसकी रगों में मासूमियत और मस्ती दोनों दौड़ती हैं। बच्चे की मस्ती चाय वाले को महंगी पड़ी और मासूमियत बच्चे को महंगी पड़ी। नतीजा, बच्चे के प्रति गुस्सा और हिंसा। जब भी लोग बच्चों को काम पर रखते हैं तो वो एक दस्तक होती है कि गैर जिम्मेदारी और शोषण के बीच टक्कर होनी ही होनी है, और पूरी संभावना है कि इस टक्कर का नतीजा होगा जुर्म। जुलाई 2011, मुंबई। अरे मेहरू, हाँ, वो शगुफ्ता की साइंस वाली बुक बैग में रखी कि नहीं? साइंस वाली वो मुझे पता नहीं मेम साहब, लेकिन आपने जो दी वो मैंने डाल दी। पर अम्मी, आज तो इंग्लिश क्लास है, साइंस नहीं। अरे बेटा, लेकिन आपकी टीचर ने तो सारी किताबें लाने के लिए कहा था। चलो कोई बात नहीं, मैं उनसे कह दूंगी, बाकी का होमवर्क तुम स्कूल जाकर कर लेना, ठीक है ना? चलो बंद करो इसे। जी। मेम साहब, अजान बाबा दूध नहीं पी रहा। दे मुझे। ओले ओले ओले, आजा आजा, देखो अभी कैसे दूध पीता है मेरा बाबा। देखा, तुम ठीक से पिला नहीं रही थी, इसीलिए नहीं पी रहा था। ना मेहनत करना चाहती हो ना कुछ सीखना, ऐसे नहीं चलेगा गौरी। ये लो। ना ना बेटा, बस अब भी आती हूँ मैं। सुनो, मैं शगुफ्ता को ट्यूशन के लिए ले जा रही हूँ, मेहरू भी मेरे ही साथ है। तुम घर से बाहर कदम नहीं रखोगी और अजान को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ोगी तुम, समझी? जी जी मेम साहब। चलो बेटा। जी अम्मी।
बच्चा, मेरा बच्चा। कैसी माँ हो तुम? उस नन्ही सी जान को अकेला क्यों छोड़ा? तो मैं क्या करती? मुझे शगुफ्ता को ट्यूशन के लिए ले जाना था और मुझे क्या पता था कि गौरी ऐसा कुछ कर देगी। दरअसल गलती तो मेरी ही है। मुझे उस लड़की को काम पे रखना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं क्यों पहले ही दिन से मुझे वो लड़की कुछ अजीब सी लगती थी। एक बेसहारा लड़की को सहारा देने चली थी। देखो आज क्या दिन देखना पड़ रहा मुझे। या अल्लाह, मेरा बच्चा। सर हम क्रिकेट खेल रहे थे जब अचानक से अजान धड़ से जमीन पे आके गिरा। सर हमने उसे जमीन में टच होते हुए नहीं देखा। एक सेकंड पहले वो हवा में था और दूसरी सेकंड धड़ाम से आवाज आई। तुम लोगों ने किसी को देखा बच्चे को बालकनी से फेंकते हुए? नो सर, हम तो अपने खेल में बिजी थे। साहब, मैं तो अंदर ही थी। मुझे नहीं मालूम अजान बाबा कैसे ऊपर चढ़े। डॉक्टर, मेरा अजान कैसा है? एक्चुअली ये एक मिरेकल है, कुदरत का करिश्मा समझ लीजिए। एक सिंगल फ्रैक्चर भी नहीं हुआ। क्या अब हम अंदर जा सकते हैं? 1 घंटे बाद हल्की हल्की चोटें आई हैं। हमने उसे सिडेट किया है। थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे बट नथिंग सीरियस। आप लोग वाकई में बहुत लकी हो। गौरी देख, हमें पता है तू झूठ बोल रही है। अजान अपने आप से गिर ही नहीं सकता। गौरी तुझसे कुछ पूछा जा रहा है। गौरी बात क्या है, बोल। हमने बहुत कोशिश कर ली लेकिन कोई फायदा नहीं, एकदम गूंगी बन जाती है। सर ऐसा करो, पहले इसका मेडिकल करवाओ, उसके बाद देखते हैं हमें क्या करना है। जी सर। वो लड़की झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर। पक्का उसी ने धक्का दिया है मेरे अजान को। ये तो मालिक का शुक्र है कि बच गया बच्चा मेरा। आपकी कोई अनबन थी गौरी के साथ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो वो लड़की खुद है। जब से उसे काम पर रखा है तब से देख रहे हैं वो खोई खोई रहती है। किसी काम में मन ही नहीं लगता उसका। कब से है वो आपके यहाँ? ये कोई 5 दिनों से। सिर्फ 5 दिन? हाँ, दरअसल हम उसे काम पर रखना ही नहीं चाहते थे। वो हमारी पुरानी नौकरानी शहनाज ने जैसे गौरी को थोप ही दिया था हम पर। कहा बेसहारा है, अकेली है, बस इसीलिए तरस खाकर हमने उसे काम पर रख लिया। भाभी जी, गौरी अजान बाबा की बहुत अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन शहनाज, मेरे पास मेहरू है ना, मुझे एक और लड़की की जरूरत नहीं है, सच में। भाभी जी, शगु भी तो अभी छोटी है ना, मेहरू शगु की देखभाल कर लेगी और गौरी अजान बाबा की। आप मेरा यकीन मानिए, गौरी बहुत ही अच्छी लड़की है। इस गरीब बच्ची का भला कर दीजिए भाभी जी, अल्लाह आपको बरकत देगा। ठीक है, रख लेती हूँ। लेकिन गौरी, तुम इतने छोटे बच्चे को संभाल पाओगी? ठीक है, लेकिन शहनाज मैं पहले ही कह देती हूँ ना, काम पसंद नहीं आया ना तो उसी वक्त छुट्टी। मुझे फालतू में टेंशन नहीं चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए भाभी। हमें दूसरी नौकरानी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। वो शहनाज ने कहा कि गरीब है, पैसों की बहुत जरूरत है, बस इसीलिए रहम खा करके रख लिया उसे काम पर। लेकिन खुदा कसम, ऐसा कुछ करेगी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। एक्सक्यूज मी, अब आप अपने बच्चे को देख सकते हैं। चलो। दांडेगढ़ सर, बच्चे को बालकनी से फेंकने के लिए मेंटल लेवल नॉर्मल तो नहीं हो सकता। मैं शहनाज का पता करता हूँ, शायद वो बता पाएगी कि इस गौरी का इस तरह दिमाग क्यों घुमा हुआ है। कैसा है मेरा बेटा? दर्द हो रहा है मेरे बच्चे को? नहीं, इसको दर्द थोड़ी ना होता है, ये तो मेरा शेर बच्चा है ना। अब इसके अब्बा इसको असली का शेर दिखाने जू लेके जाएंगे। नौजवान, लाइन कैसे करता है बेटा, कैसे करता है शेर? एक 1.5 साल का बच्चा 25 फीट की हाइट से नीचे फेंका जाता है और उसे कुछ नहीं होता। यह सिर्फ एक चमत्कार ही हो सकता है, इसका कोई साइंटिफिक या लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन सभी जानते थे कि अजान को गौरी ने बालकनी से नीचे फेंका था, पर क्यों फेंका था यह अब तक एक रहस्य था।
सब जानते थे कि गौरी डिस्टर्ब्ड है, लेकिन इस डिस्टर्बेंस के पीछे वो क्या हालात थे, क्या हादसे थे, ये पता लगाना अभी बाकी था। साहब, मेरा उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं है साहब, न तो खून का, न ही बिरादरी का और न ही मोहल्ले का साहब। तो फिर क्यों तुम गौरी को रहमत और इस्माइल के घर लेकर गई? हाँ? साहब, गौरी मुझको ना बाइकला स्टेशन पर मिली थी, बहुत रो रही थी साहब। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। ए छोकरी, तू रो क्यों रही है? देख, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। बोल, क्या हुआ? साहब, गौरी मुझसे बोले कि वो मुजफ्फरपुर बिहार से आई है और यहाँ पर आकर खो गई है। मैंने उससे पूछा साहब कि अपने माँ बाप का नाम पता बता, घर का, बाप का फ़ोन नंबर दे, लेकिन साहब वो कुछ भी नहीं बोली। बस इतना ही बोलती रही कि वो मुंबई आकर खो गई है। लेकिन वो मुजफ्फरपुर से मुंबई कैसे पहुंची? पता नहीं साहब, ये तो मैंने उससे नहीं पूछा। और तुझे अचानक उस पर तरस आ गया? साहब, इस शहर को आप मुझसे अच्छे से जानते हैं। इतनी कम उम्र की अकेली लड़की अगर गलत हाथों में पड़ जाती तो सीधे कमाठीपुरा पहुंचती साहब। मैं उसे उसके हाल पर नहीं छोड़ पाई साहब। उस पर तरस आ गया और उसे मैं रहमत भाभी के यहाँ ले गई। वो बड़े लोग हैं ना साहब। तुम्हें लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी तुमने ऐसे ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी वाले काम के लिए उसकी सिफारिश की। हाँ? तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी भूल की? खुदा कसम साहब, मैं तो सिर्फ मदद करना चाहती थी। मुझे क्या पता था कि वो इतनी बेरहम निकलेगी। सर, गौरी की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। हाँ बोलो, क्या बात है? सर, वो अकेले में कुछ बात करनी थी। सर, डॉक्टर ने कहा है कि हाइमन रैप्चर्ड है। वो लड़की कुंवारी नहीं है। लेकिन अभी 13 साल की भी नहीं हुई है। हो सकता है उस लड़की के साथ जबरदस्ती हुई हो, इसलिए मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती थी। इस सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा होगा। बट सर, वो लड़की हमसे बात नहीं करेगी। मुझे क्या लगता है कि उसे चिल्ड्रंस होम ले जाना चाहिए, शायद कोई काउंसलर उससे बात कर सके। देखो गौरी, मैं कोई पुलिस वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे कोई सवाल पूछने नहीं आई हूँ, तुम्हें डराने नहीं आई हूँ और ना ही तुम्हें कोई सज़ा देने। अगर इस सब से तुम्हें कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। मैं जानती हूँ कि कुछ हुआ है तुम्हारे साथ, कुछ बुरा, कुछ बहुत ही बुरा। गौरी, मैं जानती हूँ कि उस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, बस तुम में बहुत गुस्सा है और इसी गुस्से में तुमने आज़ान बाबा को ऊपर से नीचे फेंक दिया। गौरी, किस पर है इतना गुस्सा तुम्हें? अपनी दीदी या माँ समझकर बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। बताओ मुझे कि किसने दिया है तुम्हें इतना दर्द? बताओ, बोलो गौरी, बोलो। गौरी, ला, मुझे दे। आज आज बेटा मेरे पास। जा, तू जाके खाने का टेबल लगा दे, इसके अब्बा आते होंगे। जा। मेरू, पकड़ इसे, पकड़।
गिर गया। पागल हो गई है तू? तू जानती भी है कितना कीमती था ये? अब गूंगों की तरह क्या खड़ी है? बोलती क्यों नहीं? कैसे टूट गया ये? वो गिर गया। जब से इस घर में आई है कुछ ना कुछ बिगाड़ ही रही है। तू क्या चाहती है? तू सच बता मुझे, क्यों आई है तू यहाँ? बहुत मारा मेरे साथ, बहुत डांटा। मैं कुछ भी करती थी तो गलती हो जाती थी। मेरे हाथ से हसन बाबा दूध नहीं पीता तो उसमें मेरी क्या गलती? ये उसी दिन की बात है ना जिस दिन तुमने आजान को ऊपर से नीचे फेंक दिया? मैं आजान बाबा को फेंकना नहीं चाहती थी, मगर मुझे बहुत गुस्सा आया था, इसीलिए मैंने उसे फेंक दिया। गौरी, क्या सिर्फ यही कारण है जिसकी वजह से तुमने आजान को इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया? तुम्हारे मेम साहब ने क्रॉकरी टूटने पर तुम्हें डांटा मारा सिर्फ इसलिए? मैंने कहा ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था। लेकिन फिर भी गौरी, जो तुमने किया वो गलत था। आप पुलिस वाली है ना? नहीं गौरी, मैं पुलिस वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारा भला सोच रही हूँ। आप मुझे जेल भेजने आए हैं ना? फिर गलत सोच रही हो तुम। मैं तुम्हें जेल नहीं भेजूंगी, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगी जहाँ तुम्हारे जैसे और भी बच्चे होंगे। वहाँ सब साथ रहते हैं, साथ में खेलते हैं, पढ़ते हैं, और वहाँ कोई काम नहीं करता। बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है। गुस्सा किसी दूसरी बात पर है, लेकिन वो उस बात का सामना नहीं करना चाहती, इसलिए रहमत के थप्पड़ों को अपने गुस्से का कारण बता रही है। सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात नहीं की उससे? नहीं, मैंने अभी इस बारे में कोई बात नहीं छेड़ी। बहुत सेंसिटिव केस है, इस बारे में मैं कल ही बात करूंगी। ओके, थैंक यू। रहमत और इस्माइल से बात करनी पड़ेगी। गौरी ने बहुत सीरियस जुर्म किया है, अटेम्प्ट मर्डर। लेकिन वो खुद एक विक्टिम है, कुछ मर चुका है उसके अंदर। हाँ, जब क्रॉकरी टूटी थी तब मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। और आपने उसको बेरहमी से पीटा। वो लड़की मसाला डालकर कह रही है, मैंने तो बस एक आध थप्पड़ मारा था उसे। आप लोग समझ नहीं रहे, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए। गौरी गुस्से में थी और गुस्से में ऐसा कुछ कर बैठी जो उसको नहीं करना चाहिए था। अगर इतना ही गुस्सा था हमारे ऊपर तो काम छोड़ देती। शायद ये भी हो सकता है कि उसका असली गुस्सा आप लोगों पर हो ही नहीं। क्या मतलब? उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है इस्माइल साहब, और वो अभी तक 13 साल की भी नहीं हुई है। लेकिन इससे मेरे बच्चे की जान लेकर क्या मिलता उसे? कुछ नहीं मिलता, फिर भी उसने ऐसा किया। क्रॉकरी तोड़ना, आपका कुछ बिगाड़ना, ये सब एक ट्रिगर है। आप लोगों ने ही बताया ना कि जब वो आपके यहाँ पर आई थी तो बहुत डिस्टर्ब थी। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। हमें इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि उस लड़के के साथ में ऐसा कुछ हुआ है। उसने कभी जिक्र ही नहीं किया, और ना ही शहनाज ने जो उसे यहां लेकर के आई थी। जाहिर है कि गौरी घायल किसी और बात से थी, जो था उस पर हुआ सेक्सुअल असॉल्ट। इस भयंकर हादसे ने 13 साल की लड़की को नॉर्मलसी की कगार से नीचे धक्का दे दिया। पुलिस को यह केस बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी से हैंडल करना पड़ा, जो उन्होंने बखूबी किया। आखिरकार गौरी ने अपने जख्मों को सामने रखा। गौरी, तुम्हारे लिए हमें सब बता पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन तुम नहीं बताओगी तो हम उन लोगों को कैसे पकड़ेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ ये गंदा काम किया है? हम तुम्हारे माँ बाप को ढूंढना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि तुम मुंबई कैसे पहुंची, भाईकला स्टेशन कैसे पहुंची जहाँ शहनाज तुमसे मिली थी। मेरा गांव नेपाल में है। वहाँ मेरे पापा है, माँ और छोटा भाई। सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। फिर एक बार फसल नहीं हुई। पापा बहुत परेशान रहते थे, इसीलिए मुझे और मेरे छोटे भाई दोनों को इस स्कूल से निकाल दिया बाबा ने। मैं फिर काम पर लग गई, पापा की मदद करने में जुट गई।
एक दिन मैं काम से घर लौट रही थी, तभी मुझे सुखी मिला। वो भी हमारे गांव का ही है। सुखी ने बताया कि वो मुझसे प्यार। यहाँ कुछ भी नहीं रखा है गौरी। इस गांव में कुछ भी तो नहीं है। सब तो है, माँ, बाबा, छोटू। पगली, मैं हम दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। एक दिन तेरी मेरी शादी होगी, घर कैसे बनेगा? न कोई काम, न कोई धंधा। तो फिर क्या करें? मुंबई। हम दोनों मुंबई जाएंगे, वहाँ जाकर खूब सारे पैसे बनाएंगे। हाँ, मुंबई जानती है ना? उस पार है मुंबई। पूरे 4 दिन लगते हैं मुंबई जाने में। 4 दिन? सोने चांदी की नगरी है मुंबई। हाँ, हम दोनों कल सुबह मुंबई को निकल रहे हैं। अरे पहले बाबा से तो पूछ लूं। धत तेरे की, तेरे बाबा तो ना ही कहेंगे। हाँ, तो फिर मुझे नहीं आना। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। मैं वहाँ पर किसी मुंबई वाली लड़की से ही शादी कर लूंगा। हाँ, ऐसा मत कहो, मुझे रोना आता है। तेरे बिना मुझे भी मुंबई में बहुत रोना आएगा। हाँ, हम दोनों मुंबई जाएंगे और वहीं शादी कर लेंगे और फिर मजे से रहेंगे। लेकिन माँ, बाबा और छोटू? अरे तू उनकी चिंता बिल्कुल भी मत कर। एक दिन हम उन तीनों को भी अपने साथ मुंबई बुला लेंगे। हाँ, खूब सारा पैसा कमाएंगे और एक अच्छा सा घर बसाएंगे। अपना ज़रूरी सामान रख रहे और एक जोड़ी कपड़े भी रख लियो। और मुझे कल सुबह मिल। पहले हम दोनों बॉर्डर पार करेंगे और उसके बाद सीधा मुंबई, मैं और तुम और हमारी नई जिंदगी। हाँ? सुखी ने जैसा कहा मैंने वैसा किया। अपने माँ और बाबा के पैर तक नहीं छुए, छोटू को गले तक नहीं लगाया। गौरी, ये ले, ये तेरा मुंबई का टिकट है, इसे संभाल कर रखियो। लेकिन ये मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि मुंबई तुम अकेली ही जा रही हो। नहीं। हाँ गौरी, यहाँ मुजफ्फरपुर में मेरा एक काम है। मैंने एक दोस्त से पैसे लेने हैं। पैसे मिलते ही मैं तुम्हें मुंबई में मिलूंगा। तो मैं मुंबई में अकेले कहाँ रहूंगी? तू पागल है क्या? मैं तुझे इतने बड़े शहर में अकेले छोड़ूंगा? मेरा एक दोस्त है पलाश, वो मुंबई में ही काम करता है। वो तुझे मुंबई स्टेशन पे लेने आ जाएगा। अपनी बहन की तरह रखेगा वो तुझे और तेरी अच्छी तरह से देखभाल करेगा। तू बिल्कुल चिंता मत कर। हाँ, मैं अकेले नहीं जाना चाहती। गौरी, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है ना। तू तो सब समझती है। और फिर 2 ही दिनों की तो बात है, 2 दिन बाद मैं तेरे साथ मुंबई आ जाऊंगा। हाँ, लेकिन सुखी कभी आया ही नहीं। और तू भाईकला स्टेशन पहुंच गई? नहीं, मैं मुंबई सेंट्रल पर उतर गई थी। वहाँ वो पलाश, वो मुझे लेने आया था। सुखी का दोस्त पलाश। वो मुझे अपने साथ ले गया। सुखी ने कहा था कि पलाश वो बहुत गंदा आदमी है। उसने मुझे गंदा कर दिया। पूरे दिन ऐसा ही करता रहा। मैंने उससे कई बार पूछा, क्यों कर रहे हो? क्या बोला? बोला कि सुखी को पैसे दिए, लेकिन
समझ नहीं आया। बाहर जा रहा हूँ और सुन, यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो पुलिस वाले पकड़कर जेल में डाल देंगे तुझे, समझी? नेपाल की है तू, और एक बात हमेशा याद रखना, कोई नहीं है तेरा मेरे सिवा यहाँ पर। दादा, मुझे सुखी के पास जाना है। सुखी। वो तो कब की तेरी शक्ल भूल चुका होगा, और तू भी अब अपनी जिंदगी में उसकी शक्ल नहीं देख पाएगी तुम्हें। मैं बहुत देर तक रोती रही, फिर वो पलाश वो वापस आया। एक घंटा। चार रात, बहुत सारे लोग आए। मुझे बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द। एक दिन पलाश ने गलती से दरवाजा खुला छोड़ दिया था। मैं वहां से भाग गई। मैं उस स्टेशन तक कैसे पहुंची मुझे नहीं मालूम, कुछ पता नहीं चल रहा था। कुछ लोगों ने बताया वहां से मुजफ्फरपुर की कोई गाड़ी नहीं जाती। मैं पूरा दिन वहां बैठी रही, रोती रही, और फिर शहनाज दीदी मिली। इंस्पेक्टर, ये सेक्स ट्रैफिकिंग का केस मालूम होता है। ये बेचारी लड़की उस दलाल सुखी के हाथों फंस गई और आज इन हालात में पहुंच गई। सर, शुक्र है ये कमाटीपुरा की किसी अंधी गली में नहीं पहुंची। शुक्र है कि आज़ान को भी कुछ नहीं हुआ है। ये पलाश को खुद निकालो, असला गौरी के माँ बाप तक खबर पहुंचाओ। गौरी, हमें अपने गांव का नाम बताओ, हम तुम्हारे माँ बाप से कांटेक्ट करेंगे। नहीं, बाबा को बहुत बुरा लगेगा, माँ बहुत रोएंगी, और वो बहुत गरीब है, और अब उनके पास जाना ठीक नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया। नहीं, ऐसा सोचना गलत है। माना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तुम्हारे हाथों बहुत बड़ी गलती हुई है, मगर तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, और ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि तुम गंदी हो चुकी हो।
नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसे पहले थी तुम वैसी ही हो, वही गौरी, समझी तुम? ये देखो ट्रेन, वाओ। काश गौरी ने मुझे बताया होता कि उसके साथ इतना कुछ हो गया। शहनाज को भी तो नहीं बताया। इतनी छोटी सी उम्र में इतना वैशीपन सहन किया उसने, और मैंने बहुत ज्यादा ज्यादती की है उसके साथ। रहमत, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। सुनिए, आप गौरी के खिलाफ कोई कंप्लेन मत कीजिए। अल्लाह ने हमारी औलाद की हिफाजत की, वो भी किसी की औलाद है। बस मैं तो अब इतना ही चाहती हूँ कि गौरी के माँ बाप जल्द से जल्द यहाँ आकर उसे अपने साथ घर ले जाएं। हाँ देखो ट्रेन, देखो। और ये कौन है? मुझे नहीं पता ये कौन है, तुम्हारा फ्रेंड है? सर। हाँ दांडेकर, ये प्लास तो हाथ नहीं लगा है और गौरी को उस जगह के बारे में कुछ भी याद नहीं है। पूरी मुंबई को खोद डालो दांडेकर, ये पलाश तो छोटा मोटा छुआ होगा, इसके जरिए हमें इस गंदे धंधे के बड़े बड़े घूंस हाथ लगेंगे। सर, बीएसएफ ने खबर भेजी है कि 2 दिन में गौरी के गांव में उसके माँ बाप तक खबर पहुंच जाएगी। हम उम्मीद करते हैं गौरी के माँ बाप उसे अपनाएंगे और इस नरक की दुनिया से दूर ले जाएंगे। गौरी फिलहाल डोंगरी के फीमेल शेल्टर होम में है। जे हॉस्पिटल में उसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट हो रहा है, ट्रॉमेटिक डिप्रेशन के लिए। घाव भरने में महीने लग सकते हैं, शायद कई साल भी। मुंबई पुलिस उस शख्स को हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसने इस बच्ची के साथ बलात्कार किया और फिर उसे प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेलने की कोशिश की। अब एक बहुत जरूरी बात, हमारे देश के कानून के अनुसार 14 साल के नीचे की उम्र के बच्चों को घर के काम के लिए रखना गैर कानूनी है। सिर्फ घर के काम के लिए ही नहीं, बल्कि ढाबे, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस, सब जगह पर पाबंदी है। लेकिन अनऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि हमारे देश में 14 साल के नीचे की उम्र के कम से कम 4 करोड़ बच्चे इन सेक्टर्स में इस्तेमाल होते हैं। इनका कोई प्रोटेक्शन नहीं, हर किस्म से शोषण होता है इनका। क्राइम पेट्रोल के प्लेटफॉर्म से हम ये संदेश बुलंद करना चाहते हैं, से नो टू चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हमारे देश के भविष्य का शर्तिया नाश है और इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा गुनाह। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।